हेलो, मैं अवनीश एक बार फिर आपके लिए 10th की एनसीईआरटी बुक के पहले चैप्टर साइंस विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का तीसरा वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। आज ये चैप्टर हम यहीं समाप्त कर देंगे। ठीक है, हमने 2 वीडियो इससे पहले बनाया है जो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम उस दोनों वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये सब देख लिया है कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसके क्या क्या प्रकार हैं। और उसी में से एक प्रकार हम लोग देखेंगे विस्थापन का। ठीक है, विस्थापन। हाँ, हम लोग आज देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया को। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कुछ विस्थापित होता है, कुछ अलग होता है। अभिक्रिया के नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें एक क्रियाकलाप दिखाया गया है। उस क्रियाकलाप को अगर देखते हैं तो ये क्या कहता है कि लोहे के 3 कील लीजिए और उसे क्या कीजिए, रेगमाल से साफ कर दीजिए। ठीक है, यानी साफ कर देना है। और क्या करना है कि ए और बी से चिन्हित हुई 2 परख नली लेना है, जिसमें कि एक में क्या करना है, प्रत्येक में क्या करना है, 10 ml कॉपर सल्फेट को रख देना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को रख देनी है। उसके आगे कहता है कि 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबोकर रखना है। ठीक है, 20 मिनट तक डुबोकर रखना है और तुलना करना है कि 1 कील को अलग रखना है और 20 मिनट के बाद आपको देखना है कि उस पर क्या परिवर्तन आया देखने में। ठीक है, 20 मिनट के बाद देखेंगे कि दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए और परख नली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना देखिए, यानी उसके कलर में क्या हो जाएगा, वो कलर डिस्कलर हो जाएगा जो कॉपर सल्फेट का कलर है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कील का जो कलर है वो भी थोड़ा बदल जाएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर की रखी कील से कीजिए, उसका भी कलर क्या हो गया, वो आपस से बदल गया। हमने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो भी बदल गया और जो कील है उसका भी कलर बदल गया। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया के कारण से हुआ। तो हम लोग देखते हैं आगे। ये वही दिखाया गया कील का कलर, ये आपका कील का कलर दिखाया गया और यहाँ ये आपका सल्फेट क्लोराइड कॉपर सल्फेट का जो है वो आपको दिखाया गया कलर। हम लोग आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कि लोहे के कील का रंग जो है वो भूरा हो गया और कॉपर सल्फेट का जो विलयन नीला था वो मलिन पड़ गया। ठीक है, तो इसने एक अभिक्रिया दिखाया कि जो है वो लोहे के साथ कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया होती है तो क्या हुआ, आयरन सल्फेट में बदल गया और कॉपर क्या हुआ, साइड हो गया, तो आयरन सल्फेट में बदल गया। कहते हैं इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर हटा दिया और इस अभिक्रिया को क्या हुआ कि विस्थापन अभिक्रिया कहने लगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि अगर जिंक के साथ कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया होती है, जिंक के साथ अगर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट बनता है, और अगर लेड के साथ कॉपर क्लोराइड बनाते हैं तो क्या होता है, लेड क्लोराइड बनाता है। इससे एक चीज़ देखने को तो मिलता है कि जिंक तथा लेड जो है ना वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, कि जिंक और लेड क्या करते हैं कि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक और लेड क्या करता है, वो कॉपर को ही विस्थापित कर देता है। देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। एक परख नली लेता है, उसमें 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लेना है। कहता है कि एक अन्य परख नली लेना जिसमें क्या करना है, बोरियम क्लोराइड को लेना है और दोनों विलयन को क्या कर देना है, मिला देना है। आपने क्या देखा, आप देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसे तत्व जो है बन जाएंगे जो कि जल में घुलनशील नहीं होंगे। ठीक है, क्या किया गया कि बोरियम क्लोराइड में जो है सोडियम सल्फेट को मिला दिया गया, तो कुछ ऐसे तत्व बन जाएंगे जिसमें कि जो कि जल में घुलनशील नहीं है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है और इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं तो क्या देखते हैं कि बोरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसा क्यों हुआ, तो हुआ क्या, बोरियम और जो सोडियम है ये दोनों आपस में मिलकर क्या हुआ कि ये आपका बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है, क्या अवक्षेप का निर्माण करता है और ये एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण करता है।
जो विलयन में रहता है वे अभिक्रियाओं में जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वो अभिक्रिया जिसके अभिकारकों के बीच क्या हुआ? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सभी क्रियाकलाप दिखाया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं उपचयन और अपचयन में। उपचयन और अपचयन में क्या फर्क है? सबसे पहले क्या किया कि एक डिश लेता है, उसमें क्या करता है? 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेता है, उसको गर्म करता है। जैसे गर्म करता है उसमें क्या होता है कि उस कॉपर इसमें जो लिया गया है, इस कॉपर के ऊपर क्या होता है कि वो आपका ब्लैक कलर का जो है परत चढ़ जाता है, काला परत चढ़ जाता है। क्या होता है? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या होता है? काला पदार्थ होता है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। क्या होता है? कॉपर में जैसे ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। कहता है कि यदि इस गर्म पदार्थ CO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जैसे गैस प्रवाहित किया जाएगा तो जल बन जाएगा, फिर कॉपर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कहना चाहता है कि प्रवाहित की जाए तो काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया हो जाती है और कॉपर क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, यानी कॉपर फिर वापस प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं कि उपचयन हुआ। ठीक है, और अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग अपचयन कहते हैं। ठीक है, कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं उपचयन, और अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अगर ह्रास होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि ऊपर की अभिक्रियाओं में देखा कि जो है कि ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या हुआ? अपचयित हो गया। हाइड्रोजन में अभिक्रिया की ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती तो उसे क्या कहते हैं? उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो एक इक्वेशन यहाँ आपके पास दिया गया है जिसमें कि आप रेडॉक्स अभिक्रिया को देख सकेंगे। ठीक है, जिसमें कि क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड जो है इसको अगर हाइड्रोजन के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या देखते हैं कि कॉपर अलग हो जाता है, तो इसके साथ क्या होता है? ऑक्सीजन का अपचयन हो जाता है। लेकिन अगले उसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन से क्या होता है? जल बनता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का उपचयन हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स का कुछ उदाहरण भी है। जिंक ऑक्साइड है जिसके साथ कॉपर का होता है, तो इससे कुछ उदाहरण हमारे अपने पास दिया हुआ है। अब कहते हैं कि यदि कार्बन उपचयित होकर कार्बन ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है, ये अभिक्रिया इसके बारे में बताया गया। और ये अगले के बारे में बताता है कि यहाँ क्या होता है कि HCl में उपचयित होकर और जो है MnO2 MnCl में उपचयित हो जाता है। तो ऊपर के उदाहरण से हम यह कह सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान गए। कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का अपचयन होता है। उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब चैप्टर समाप्ति की ओर है। कहता है कि हम लोग देखते हैं कि अपने लाइफ में अपचयन उपचयन के जो यूज़ देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि लोहे में जंग लगना, संराक्षण जो होता है। आपने देखा होगा कि लोहे की कील जो बनी होती है, लोहे की कील बहुत चमकीली होती है जब नया बनता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो क्या होता है? लालिमा युक्त यानी लाल कलर के भूरे रंग के इस पर कुछ परत चढ़ जाती हैं और प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में से भी ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या आपने कभी चांदी और तांबे के परत पर कुछ रंग चढ़ते देखा है? ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आकर संरक्षित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना क्या आता है? संक्षारण का एक उदाहरण।
संक्षारण क्या के कारण जो है वो कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु जैसे विशेषकर वो जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें लोहों से बनी होती है खासकर, वो क्या होता है खराब हो, क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसको क्या होता है कि हर वर्ष बदलना पड़ता है और इसमें क्या होता है कि सरकार का बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। इसको हम लोग अध्याय 3 में जानेंगे। और क्या कहता है विकृत गंधिता क्या होता है। तो आप देखे होंगे कि तेल से बने जो भोजन होते हैं, तेलीय पदार्थ होते हैं, खाद्य सामग्री जो होता है जिसमें बसा होता है, वो क्या होता है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उसका क्या होता है स्वाद, गंध ये क्या होता है बदल जाता है। तो इसमें भी देखते हैं क्या कहता है कि उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। विकृत मतलब खराब गंध का हो जाना। उसके स्वाद तथा गंध प्रायः बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ रखने पर क्या होता है कि उसका अपचयन की जो क्रिया है वो क्या होती है धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा कि चिप्स बनने वाले जो थैले होते हैं उसमें क्या होता है ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है नाइट्रोजन को रखा जाता है, जो कि क्या होता है कम सक्रिय गैस से युक्त कर दिया जाता है, ताकि क्या होता है चिप्स का उपचयन ना हो। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें हमारे इस वीडियो को। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।